हेलो एवरीवन। वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सेशन, जिसमें हम इम्पोर्टेंट सवाल और जवाब को देखेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपकी मदद करेगा। उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 70 क्वेश्चंस को लिया है, जो 2024 के अंदर जो आपका एसएससी हुआ है, उस एसएससी सीजीएल जो हुआ है उससे मैंने क्वेश्चंस को पिक किया है और उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहें। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं सेल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये हमारा सेल है और सेल के बिल्कुल बीच में होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है और ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक जो चीज़ पहले याद, मेनली 3 चीज़ों से बना है आपका जो सेल है। और उसके बाद और जो ये बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, तो सेल आगे क्या करता है, सेल आगे डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल बनाता है। ये 2 डॉटर सेल बनाए उसने। तो अगर इसको डिवाइड करना है तो उसको बीच में से कट होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में कि साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है, जो जिसको कोशिका द्रव्य बोला गया है, उसकी डिवीजन को क्या बोलते हैं, तो साइटोकाइनीज। ये याद रखोगे आप कि दोनों तरफ से कटना शुरू हो जाएगा, तभी 2 डॉटर सेल्स निकलते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो न्यूक्लियस है, जब इसकी डिवीजन होती है तो उसको क्या बोलते हैं। जो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया जाए, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि न्यूक्लियस का बताइए, तो आप यहाँ पे लिखोगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। उसके साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे यहाँ पे, कि जो डिवीजन है आपकी न्यूक्लियस की या फिर उसकी साइटोप्लाज्म की, हमें क्यों पूछनी है या फिर क्या डिस्कशन करनी है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने यहाँ पे, कि जो मैंने आपको बताया कि ये सेल है आपका और ये न्यूक्लियस होता है, और जो ये ब्रैकेट में है ये आपका साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को दोनों को मिला दिया जाए आपस में। तीसरे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। इन दोनों को मिला दिया जाए आपस में, इस वाली लाइन को छोड़ दो। तो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला दिया जाए तो उसको आप प्रोटोप्लाज्म बोलोगे। समझ आया। उसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन है, ये है कि माइटो कौन सी ऐसी, अब ऑर्गेनिल्स क्या होती है, कोई भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर दिखता है आपको, कोई भी चीज़ न्यूक्लियस है या मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, बहुत सारी होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जो अपने आप ही सेल्फ रेप्लिकेट कर लेती है, उसको जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेती हैं। पहला तो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखोगे। एक और है, उसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये किस में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, जो अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, मतलब अपने आप को डबल कर लेता है। उसके बाद है एक, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हैप्लॉइड है बॉडी, हैप्लॉइड मतलब कहता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यूक्रियोटिक सेल्स हैं जिनका डायग्राम मीटर जो है 10 pm है। और ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट, अगर क्वेश्चन पेपर में दिख गया है ना कहीं भी कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लाइमेडोमोनाज आप टिक करके आओगे। एक चीज ये है क्या, क्लाइमेडोमोनाज एक तरह की एल्गी है जो पानी में ग्रो करती है। एल्गी दोनों पानी में ग्रो करती है, ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो करती है और सी वाटर में भी ग्रो करती है। उसके बाद है जो प्रोटीन है राइस के अंदर, उसका नाम है ओराइजिन। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें रात को कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके बाद है जो सोडियम बेंजोनेट है, ये देखो सोडियम एक कंपाउंड है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है, सोडियम एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी खाने वाली वस्तु में इसको डालोगे तो वो जल्दी खराब नहीं होती। या फिर फूड एडेटिव, फूड एडेटिव्स मतलब वो आपकी जो खाने की चीज़ है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। तो सोडियम की कौन कौन सा कंपाउंड है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो आप सोडियम बेंजोनेट को याद रखोगे। ठीक है। उसके बाद है ये एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया है, जो है कि आर्थ्रोपोडा है, एक आर्थ्रोपोडा है ये,
उसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है हेड, दूसरी है थोरैक्स और तीसरा है एब्डोमेन। ये ध्यान रखना कि जो आर्थ्रोपोडा होता है इसकी बॉडी 3 चीज़ों में डिवाइड है, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। उसके बाद आपके जो प्लांट सेल वॉल होती है, देखो एक मैंने पहले भी बोला है कि सेल में 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और जो ये डॉटेड पोर्शन दिखा रहा हूँ ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। और ये वाला जो बाहर की जो चार दीवारी लगा देते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात होती है। बट प्लांट जो होता है वो, और मतलब हमारी स्किन और प्लांट की स्किन में फ़र्क होता है। प्लांट की स्किन हार्ड होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। इसलिए जो प्लांट है वो सॉलिड होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो जो बाहर की लेयर होती है प्लांट सेल की, सबसे बाहर की पूछा गया तो आप सेल वॉल पे टिक करोगे। उसके बाद एंडो पैरासाइट कहते हैं वो पैरासाइट जो शरीर के अंदर हमारे ब्लड को सक करते हैं, ब्लड को खाते हैं। तो आप फ्लैट वॉर्म याद रखोगे कि जो फ्लैट वॉर्म है वो एंडो पैरासाइट है। और एक एक्टो पैरासाइट भी होते हैं। एक्टो पैरासाइट होते हैं जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं एंडो पैरासाइट जो कि फ्लैट वॉर्म है। उसके बाद है राइबोसोम, एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स है जो किससे बनी है? आरएनए से बनी है और प्रोटीन से। और राइबोसोम जो है इसको हम सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री है ये प्रोटीन की। ठीक है। और उसके बाद राइबोसोम दो तरह का है, एक 70S और एक 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S जो है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर है हमारा मजेलिया फर्न्स। अगर कहीं भी फर्न्स आपको दिखाई दे रहा है या फिर होर्सटेल आपको कहीं दिखाई दे रही है तो ये एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के, पहला पॉइंट। दूसरा है MS स्वामीनाथन जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया है इंडिया का। तीसरा जो नॉर्मन बोरगल है उनको फादर ऑफ रेवोल्यूशन बोला गया वर्ल्ड का। ये जीव ध्यान रखना है आपने, एक इंडिया का है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और एक वर्ल्ड का है ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद है मर्चेंटिया जो को हम कॉमनली लीवरवॉर्ट्स भी बोलते हैं और अम्ब्रेला लीवरवॉर्ट्स भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। जैसे ये ग्लाइकोजन की चेन है, ये ऐसे ग्लाइकोजन लगा हुआ है, ऐसे ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है ये एक तरह का। तो ये बना किससे है? बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट। जब ये मोनोमर्स मतलब एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, मतलब ऐसे बहुत सारी लाइनों में ग्लूकोज लगते चले जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? ग्लाइकोजन। तो पूछा गया है ग्लाइकोजन का मोनोमर्स कौन है, किससे मिलकर बना है? तो आप लिखोगे ग्लूकोज। उसके बाद है फेसिकल बेगैलिसिस एंड फेसिकस इंडिका। ये किसका नाम है? ये बायोलॉजिकल नेम है बनियन ट्री के। बनियन ट्री मतलब बरगद का ट्री का जो बायोलॉजिकल नेम पूछा गया है। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनिल्स होती है जिसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है या फिर हम इसको पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस और पुलिस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है कि इन केस हमारी सेल के अंदर कोई पैकेजिंग या कोई डिलीवरी गलत चल रही है तो ये उसको जाके ठीक करता है। उसके बाद है जो टेरिडोफाइट है वो फर्स्ट लैंड प्लांट है। धरती पे उगने वाले सबसे पहले प्लांट जो हैं वो टेरिडोफाइट्स हैं। और इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज भी हैं। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? आपका जाइलम और फ्लोएम। ये जो क्या करते हैं, ये पानी और जो खाना वाना होता है शरीर के वो जो प्लांट के अलग पार्ट्स में भेजते हैं। उसके बाद है डाइकोटिलीडन्स। प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं है वो है फाइब्रस रूट। डाइकोटिलीडन प्लांट्स में छोटी छोटी जड़ नहीं होती, फाइब्रस रूट ऐसी होती है, बिल्कुल छोटी सी जड़। डाइकोटिलीडन प्लांट जो है वो क्या है? एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म क्या है? वो मोस्ट एडवांस स्टेज है किसी भी प्लांट की, मतलब प्लांट्स में। तो उनके अंदर कभी भी फाइब्रस रूट नहीं आती, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और उसके बाद है आपका जो क्रोमोसोम होता है ये ऐसा क्रोमोसोम होता है, ऐसे ऐसा कुछ। ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं आपका क्रोमेटिड। ठीक है। तो इसने पूछा है कि
एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे क्रोमेटिड जुड़े हैं, मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम पूछा है, इसका नाम है सेंट्रोमियर। ठीक है, मतलब सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्रोमेटिड आपके जुड़ते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि कौन से ग्लैंड नहीं है बॉडी में, तो आपको एक याद रखना है, गॉल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है, ये बार बार पूछा जाता है, जिसको पित्ताशय भी बोलते हैं। आई नहीं है, किडनी नहीं है, एंड टंग नहीं है, और स्टमक भी नहीं है। इनके दूसरे काम होते हैं। ठीक है, उसके बाद है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, आपका डीकम्पोजर ऑर्गेनिक चीज को, ऑर्गेनिक कोई भी सब्सटेंस है उसको इनऑर्गेनिक में चेंज करेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स लगा लो आप, ऐसे याद कर लो, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। और उसका जो, अगर आपको एग्जांपल पूछ ले जाए कि डीकम्पोजर के एग्जांपल्स कौन से हैं, तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, बीएफ, मतलब बॉयफ्रेंड के नाम से, मतलब जिसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई का नाम लिया जाता है। अगर दोनों का नाम लिया है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो आप डीकम्पोजर से इसके एग्जाम्पल हैं सबसे ईजी तरीके से याद करने के लिए। उसके ऊपर है सुपर सोनिक जेट्स। सुपर सोनिक जेट क्या होते हैं, ये साउंड की वेलोसिटी से भी तेज होते हैं। ये इनके अंदर जो फ्यूल होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और O3 हमें पता है। और देखो, सुपरसोनिक जेट क्या होते हैं, स्पीड साउंड की वेलोसिटी से भी तेज चल रहे हैं, और ये कहाँ पे चलते हैं, हमारे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। और इसी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर है। तो ना इसके फ्यूल में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, प्लस O3 में तो ये उड़ ही रहे हैं, तो ये जब दोनों मिलती हैं आपस में, तो ये क्या बनाते हैं, NO2 प्लस O2, मतलब O3 से O2 बन गया। तो इसका इसका मतलब क्या है, सुपरसोनिक जेट क्या कर रहे हैं, थिनिंग, थिनिंग मतलब पतला कर रहे हैं किसको, ओजोन लेयर को। अगर ओजोन लेयर कम पतली हो गई या फिर छेद जाता है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन से जो आ रही हैं वो सीधा धरती पे आएंगे, उससे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, और नेचर के ऊपर भी। उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी, जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी है, रिन्यूएबल सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी है। और तो प्राइमरी कौन सी है, प्राइमरी है हमारी सन। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर प्लैनेट। उसके उसके बाद है जो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी मतलब हम धूप की बात कर रहे हैं, जो किस फॉर्म में आ रही है, हमारी हीट और लाइट की फॉर्म में आ रही है, जो कहाँ से आ रही है, सन से अर्थ तक आ रही है। वो किस फॉर्म, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसके प्रोसेस को बोलते हैं हम रेडिएशन। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये आपसे पूछा गया था। वो रिएक्शन जो रिलीज करती है एनर्जी किस फॉर्म में, लाइट और हीट की फॉर्म में। तो आपके पास हमेशा इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। रेस्पिरेशन इज द एग्जाम्पल, जिसमें ब्रेक डाउन होता है चीज़ों का। कंबक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रिएक्शन विद द एसिड एंड बेस। जब भी आप इनको मिलाओगे तो हीट या फिर लाइट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगी। उसके बाद है कि कोई भी गंदा पानी है या फिर जिस पानी में से बहुत स्मेल आ रही है, ऑर्डर आ रही है, तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, तो आप उसमें एक्टिवेटेड कार्बन डालोगे। नेक्स्ट, जो स्टारफिश है उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हैं, सांस लेने वाले ऑर्गन हैं, पर ब्रेन नहीं होता, ये आप याद रखोगे। कोई भी गर्म चीज है, कोई भी गर्म चीज है, वो हमेशा IR, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, वो हमेशा एमिट करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद जो प्लेटलेट्स है उसका दूसरा नाम है थ्रम्बोसाइट्स। RBC और WBC, RBC है रेड ब्लड सेल और WBC है वाइट ब्लड सेल। इसका नाम, बायोलॉजिकल नेम आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। उसके बाद है जो यूरिया, पहला पॉइंट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूरिया कहाँ बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर में बनता है। दूसरा, तो यूरिया को जो बड़े, यूरिया बनता किससे है ये भी पूछ सकते हैं। यूरिया बनता है 3 चीज़ों से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से और एस्परेट से। उसके बाद है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल में, उसमें कौन सा हार्मोन बनता है, को इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है ये वाला एरिया, ये है फेलोपियन ट्यूब, ऐसे वाली। जब फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ यहाँ पे स्पर्म एंड ओवा मिला, तो जब ये यहाँ पे जाकर लगेगा, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, प्रोजेस्ट्रोन। ये आपको याद होना चाहिए। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है लग जाना, बच्चे का लगना। उसके बाद नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, जो है वो कहाँ पे होती है, तो आप यहाँ पे हो रही है फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एंड ओवा यहीं मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। स्पर्म यहाँ से चलना शुरू करती है, और ओवा यहाँ पे एक ओवरी होती है, यहाँ से ओवरी फ्लोपियन ट्यूब में एग को डालती है।
तो वहाँ पे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही बोल सकते हैं हम कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे डन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अमाइनोसेंटेसिस। अमाइनोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है, जब डॉक्टर को ये लगता है कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, उसको डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, क्राइडू चैट है, सुपर मेल है, सुपर फीमेल है, उसके लिए डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कि ये करा के देखो। उसमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को चेक करते हैं कि कोई क्रोमोसोम डिलीट तो नहीं है, ऐड तो नहीं हो रहा एक्स्ट्रा। 46 क्रोमोसोम है ना, हमें पता है जैसे, तो कोई चीज़ ऐड तो नहीं हो रही है, डिलीट तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें को कंफर्म करते हैं। बट लोगों ने क्या किया इंडिया में, इसको भी हमने बैन करवा दिया। बैन किस वे में करा दिया, हमने इसमें फीमेल फीटिसाइड्स चेक करवाना शुरू कर दिया कि लड़कियां पैदा हो रही है, लड़के पैदा हो रहे हैं। तो अगर किसी को अब ये करानी है, टेक्निक करानी होती है, तो उसको प्रिस्क्राइब डॉक्टर से, कोई एसएमओ है, सीएमओ है, उससे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उससे वो करा साइन कराने हैं, देन उसको प्रोसीड कराएंगे। बट अमाइनोसेंटेसिस किस लिए था, चेक करने के लिए कि बच्चे में एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है किसी कारणवश, अदरवाइज लोगों ने उसका उल्टा यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ 1 मिनट में हम कोई इंसान रेस्ट पे बैठा है और 1 मिनट में वो 12 से 20 बार सांस ले सकता है। और उसके बाद है जो सांस कौन रोकता है, मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा जैसे हमारा ब्रेन, ये वाला पार्ट हमारा ब्रेन का ऐसे ऐसा कुछ होता है, ऐसे नीचे को ये स्पाइनल कोड जाती है। यहाँ पे एक हाइंड ब्रेन होता है, ये फोर ब्रेन है, इस वाले पार्ट को, इसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक रीज़न और होता है, मेडुला ओब्लंगेटा बोलते हैं, जो आपकी जो रेस्पिरेशन है उसको आप कंट्रोल करते हैं। आप देखना कभी भी कोई आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो, जब सिर के यहाँ पे मारा जाता है, किसी को रॉड से मारा जाता है, तभी उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि यहीं पे जितने भी मैक्सिमम जो यूनिक काम है हमारी बॉडी के, वो आपके कैरी हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो पूछा गया था कि मैच्योर आरबीसी कैसी होती है। एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जो आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, 120 दिन तक वो जिंदा रहती है। कैसी होती है देखने में, ऐसी कुछ शेप की होती है, जिसको सर्कुलर, रफली सर्कुलर शेप बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखोगे, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, आपकी न्यूक्लियस जो होता है वो होता है आपके डब्ल्यूबीसी में, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आपके न्यूक्लियस होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद है जो खोपड़ी होती है ह्यूमन की, उसमें 29 बोन्स होती हैं। और जो ये जैसे ये है ना ऐसे, ये वाला जो पोर्शन ऐसे होती है खोपड़ी बेसिकली, जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रेनियम, क्रेनियल बोल। यहाँ पे तो होती हैं 8। जो फेस आपका है उसमें होती है 14। और एक होती है हायोड, गले में होती है हायोड बोन, वो है 1। और जो कान की हड्डियाँ होती हैं, 2 कान है, तो एक में तो होती हैं 3, और दोनों 2 हैं तो दोनों को मिला के 6, तो 19 29 हड्डियाँ कंप्लीट होती हैं। उसके बाद है रोड ऑफ रेनवियर, आपका जो न्यूरॉन का डायग्राम होता है ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे एक्सोन लगे होते हैं ऐसे, यहीं पर आपका नोड ऑफ रेनिवियर लगा होता है एक्सोन के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नोड ऑफ रेनिवियर है कहाँ पे है। नोड ऑफ रेनिवियर आप बोलोगे न्यूरॉन के पास है। अगर स्पेशल जगह उसने पूछ ली कि बताओ स्पेशल बताओ, तो आप एक्सोन डालोगे, जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज एक्सोन। उसके बाद है कलर विजन, कौन देखता है, आपका कौन सेल देखता है रेटिना में। रेटिना में 2 सेल होते हैं, एक होता है कौन सेल और एक होता है रोड सेल। आर फॉर रोड, तो आर फॉर रात, ऐसे याद रखते हैं, रात। तो रोड सेल रात को काम करते हैं, मतलब रात को, मतलब जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है हमें सबको, अंदाजे से कह सकते हैं हम, तो वो रोड सेल काम कर रहे हैं। और दिन में जो कलर विजन है वो कौन करता है, वो कौन सेल, आप याद रखोगे। कई बार क्या होता है हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत क्रैम्प्स मतलब अकड़ जाती हैं वो, तो वो किसकी वजह से होते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर जाता है, जो कि एक एनारोबिक रिएक्शन है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए, एनारोबिक रिएक्शन है। टर्म किसने दी थी सेल की, रॉबर्ट हुक ने दी थी 1665 में, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद है सेल थ्योरी किसने दी थी, शॉन एंड शेल्डन। इन्होंने बोला था कि जो सेल है उनसे टिश्यूज बनते हैं, और जो और सेल थ्योरी में ये बोला था दोनों ने। और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बोली थी कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आप सन का भी याद रखोगे, 1831 में। उसके बाद जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम कितने हैं हमारी बॉडी में? 46 होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को आप। ठीक है, ऑटोसोम होते हैं 22, मतलब पेयर की बात कर रहा हूं मैं। और पेयर में हो गए तो 44 हो गए। और सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अगर मेल है तो X+Y है, अगर फीमेल है तो XX है। तो दो ये मिल गए तो कितने हो गए? 46। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था 1931 में? रस्का एंड क्नॉल। मियोसिस का मतलब क्या होता है? मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एक सेल से जो एक सेल से जब दो सेल बनते हैं, ये ऐसे, मतलब एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। जब मियोसिस होती है तो उसमें माइनस हो जाते हैं, 23 इसमें आ जाएंगे, 23 इसमें आ जाएंगे। अगर हम सेक्स सेल की बात कर रहे हैं, सेक्स सेल कौन से हैं हमारी बॉडी में? एक तो है स्पर्म, और दूसरा क्या है मेल में? फीमेल में क्या है? ओवम, या फिर जिसको ओवा, ओवम भी बोलते हैं, या फिर जिसको आप एग भी बोलते हो। और माइटोसिस क्या होती है? मतलब इसलिए मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन, मतलब हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस क्या है? उसका उल्टा, प्लस। 46 के 46 ही रहेंगे हमेशा। ये हमारे इसको तभी तो हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं माइटोसिस को। नेक्स्ट। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है हमारी क्वेश्चंस की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो बता रहा हूँ। तो उसके बाद है इरेगो कैल्सीफ्रोल, एक विटामिन D2 है। पहला पॉइंट क्या था? विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बट कहीं और अगर हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग ना हुई तो उससे रैकेट्स हो जाएगा। रैकेट्स मतलब बोन्स में सॉफ्टनेस और हार्डनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो सकती हैं और हम मतलब बीमार पड़ सकते हैं। तो इरेगो कैल्सीफ्रोल विटामिन डी है, जिसको ट्रीटमेंट किसके लिए जी दिया जाता है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए, रिफ्रैक्टिव रैकेट्स के लिए, हाइपोफोस्फोटेमिया के लिए। मतलब अगर आपकी ये क्या करता है, ये विटामिन डी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम और फोस्फोरस को बढ़ाएंगे, जिससे आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी। आपको ध्यान रखना है, मतलब कैल्शियम और फोस्फोरस ज़रूरी है आपकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए। और उसके बाद है, ऐसी कौन सी फसल है भारत सरकार ने जिसको कमर्शियली बोला है कि आप कल्टीवेट कर सकते हो? वो है बीटी कॉटन। और इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्रुंगजेनेसिस। एक बीटी का फुल फॉर्म है ये। एक बैक्टीरिया का नाम है बी फॉर बैसिलस, थ्री फॉर थ्रुंगजेनेसिस। और इसमें कौन सी कॉटन हम क्या है, हम कॉटन को एक ही फसल है जिसको आप कॉमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो इंडिया में। उसके बाद है प्लेग्रा। इज द ये प्लेग्रा क्या है? डेफिशिएंसी है विटामिन B3 की, और इसको हम विटामिन B3 को नाइसिन भी बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसमें क्या होती है, जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है बिल्कुल। उसके बाद है जो बायोगैस होती है, बायोगैस के अंदर CH4, मतलब चार कार्बन ऐसे लगे, हाइड्रोजन लगे ऐसे लगे हुए हैं मीथेन के अंदर। तो 50 से 70% तो है मीथेन, और 20 से 30% है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मीथेन की परसेंट सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो आपको मीथेन पे टिक करना है, दैट्स इट। उसके बाद है कुशिंग सिंड्रोम जो है वो कब होता है? जब आप लंबे समय से आपका जो कोर्टिसोल है आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। हमें पता है गोइटर क्या है? गहंगा बोलते हैं जो गले में ये ऊपर गले में बाहर की तरफ निकल आता है ऐसे। तो आयोडीन किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर, आप गहंगा जिसको बोलते हैं वो याद रखोगे। और एक हार्मोन होता है जो उसको ठीक करने में हेल्प करता है, जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। जो कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड। जो कहाँ थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? जो गले में है। और ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है गोइटर को भी, और जिससे मतलब अफेक्ट करेगा गोइटर को ताकि वो बढ़े ना। उसके बाद है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या होता है? जैसे द ग्रेट खाली है, उसके हाथ पैर बड़े बड़े हैं। एक्रोमेगली में क्या होता है? उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर होता है, जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हो, उस वो एक हार्मोन बनाता है, ग्रोथ हार्मोन। उसकी मात्रा कई बार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है एक्रोमेगली, मतलब लंबे हाथ पैर।
और उसके बाद है जो लास्ट है इंसुलिन। इंसुलिन करता क्या है, वो रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल को। तो आज का सिर्फ इतना ही गाइज। डू लाइक और शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।